बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ फिजिक्स। इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ फिजिक्स रेफर्स टू द इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिजिक्स विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। ये फिजिक्स का दीगर तालीमी शोबों से ताल्लुक और बाहमी अमल से मुतल्लिक है। तो आइए जानते हैं इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ फिजिक्स असल में है क्या। लफ्ज़ इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद एक ऐसा तरीक़ेकार है जो मुख्तलिफ शोबों के इल्म और तरीक़ों को इकट्ठा करता है ताकि किसी ख़ास मसले को समझा जा सके। तो फिर साइंस की वो कौन सी शाख है जो सारे इल्म को इकट्ठा करती है? यकीनन फिजिक्स ही साइंस की वो बुनियादी शाख है जिसकी बिना बाकी तमाम साइंसेस नामुकम्मल है। मीन्स के फिजिक्स तमाम इल्म को इकट्ठा करके किसी खास मसले को हल करने में अहम किरदार अदा करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स बाकी तमाम साइंसेस, फॉर एग्जांपल बायो है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट, जियोग्राफी है, कंप्यूटर है, ये हर किस्म के साइंटिस्ट को एक टेबल पे इकट्ठा करके खुद चीफ ऑफ गेस्ट की सीट को संभाल लेती है। फिजिक्स अब तमाम साइंटिस्ट को अपने मसाइल के हल के लिए फिजिक्स से मदद लेना ही पड़ती है। हेल्प तो आइए जानते हैं फिजिक्स किस तरह से साइंस की दूसरी शाखों के मसाइल के हल के लिए इमदाद फराहम करती है। Biophysics. In this field of study, some biological systems and processes are described using principles and techniques of physics. मुताले कि इस फील्ड के अंदर फिजिक्स के असूलों और कवानीन को इस्तेमाल करके कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेसी तरीक़ेकार को बयान किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि फिजिक्स के अंदर लीवर और बायो के अंदर जानवरों की टांगों के काम करने के असूल एक जैसे होते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, जैसे कि पौधे की जड़ से लेकर पत्ते तक जाइलम सेल पाए जाते हैं और जब जाइलम सेल मिलते हैं तो ये जाइलम टिश्यू बनाते हैं। अब ये जाइलम टिश्यू पौधे की जड़ से लेकर पत्ते तक ट्यूब की शक्ल में मुनज़्ज़म होता है जो कि जड़ से पत्ते तक पानी को सप्लाई करता है। अब जड़ से पत्ते तक वाटर की जो मोशन है ये फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके बयान की जाती है। इसी तरह जब पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वहां पर पौधा अपने लिए खुराक तैयार करता है। अब जो सनलाइट का इसके ऊपर असर है ये भी बायोफिजिक्स की एक मिसाल है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल फिजिक्स की। मेडिकल फिजिक्स अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके सेहत की तशखीस और इलाज किया जाता है। हम जानते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जितनी भी मशीनें पाई जाती हैं वो सारी की सारी फिजिक्स की इन्वेंशन है। मेडिकल के अंदर बात करें तो इसके अंदर एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट है, ये सारी की सारी फिजिक्स के मेडिकल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जब हादसे के अंदर कोई हड्डी टूट जाए तो एक्सरेज के जरिए इमेज लेकर मुतासरा हिस्से को बेहतर तौर पर जोड़ा जा सकता है। तो एक्स-रेज़ को ज़्यादातर हड्डियों की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर सीटी स्कैन को देखें तो सीटी स्कैन के अंदर एक्स-रेज़ और कंप्यूटर दोनों को इस्तेमाल करके इमेज ली जाती है। इसे ज़्यादातर बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू और ब्लड वेसल्स की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और
सिंपल एक्सरेज की निस्बत सिटी स्कैन से ली गई इमेज ज्यादा मालूमात देती है। एमआरआई एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर इंतहाई सॉफ्ट, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है या मसल्स हैं, इन हिस्सों की इमेज लेकर, जैसे कि कभी कभार सर में चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो डॉक्टर एमआरआई के जरिए इमेज लेकर इन हिस्सों को बहुत ही मुहतात तरीके से इलाज करते हैं। अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग इसके अलावा किडनी स्टोन के मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फंक्शन को चेक करने के लिए और एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी ऑफ फॉर कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हाई एनर्जी रेडिएशन को इस्तेमाल करके किल किया जाता है कैंसर सेल्स को, जिसके अंदर कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज कर दिया जाता है और इसे ट्यूमर्स को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो इसे फल्की फिजिक्स भी कहा जाता है। फल्की फिजिक्स से मुराद जमीन के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जाती है वो सारी की सारी फल्की फिजिक्स के अंदर शामिल है। एस्ट्रोफिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस ऑफ सिलेस्टियल बॉडीज एंड फिनोमिना। ये आसमानी निज़ाम और मुज़ाहरात की तबीई खसूसियात और तरीक़ेकार से ताल्लुक़ रखती है। एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस साइंस की एक शाख है जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज की प्रॉपर्टीज का मुताला किया जाता है और साथ ही इसके अंदर उनकी पैदाइश, बर्थ, उनकी लाइफ और उनकी डेथ का मुताला भी किया जाता है। मतलब कि ज़मीन के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर उनकी पैदाइश, ज़िंदगी और मौत के बारे में मुताला किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स को बाज़ सितारों की गर्दिश से लोगों की किस्मत और मुस्तकबिल बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे हराम भी करार दिया गया क्योंकि साइंस हर चीज़ के वजूद को साइंसी तौर पर साबित करती है और 41% साइंटिस्ट खुदा के मौजूद होने से इनकार कर चुके हैं, इसलिए भी इसे हराम करार दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं जियोफिजिक्स क्या है। लफ्ज़ जियो मीन होता है अर्थ, तो geophysics applies physical principle to the study of internal structure of earth, its magnetic and gravitational field, seismic activity, volcanoes। ये ज़मीन की अंदरूनी साख्त, इसके मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड, ज़लज़लों की सरगर्मियाँ और आतिशफ़शानी के मुताले में फिज़िक्स के असूलों का इतलाक़ करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के मुतालिक इन मालूमात हम इंतहाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के मुतालिक मालूमात बहुत लिमिटेड है, लेकिन कैसे ये जियोफिजिक्स को पढ़ने के बाद यकीनन समझ जाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो सबसे बलाई सतह है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसके ऊपर समंदर है, पहाड़ है, ये सारी रेगिस्तान, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये जो क्रस्ट है ये 16 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक मोटा है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो लेयर आती है उसे हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल की बात करें तो जो क्रस्ट के साथ साथ वाला हिस्सा होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है। मेंटल के अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है।
और इसकी जो मोटाई है वो है 2900 किलोमीटर। जमीन की अंदरूनी सतह को कोर बोला जाता है और कोर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहली कोर आती है उसे बोलते हैं अपर कोर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी गहराई की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये 2250 किलोमीटर मोटा है। इसके बाद अगर बात करें अंदरूनी कोर की, इसे हम बोलते हैं इनर कोर, और इनर कोर आयरन और निकल पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर हर चीज पिघली हुई है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 5200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है। चूंकि इनर कोर आयरन और निकल पर मुश्तमिल होती है, जब जमीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करती है, रोटेट करती है, तो कोर जो निकल और आयरन की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो मैग्नेट जो जिसे हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और ये पूरी जमीन को घेरे हुए होता है, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ये सूरज से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल से भी हमें महफूज रखता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब स्पेस से कुछ हार्मफुल पार्टिकल आते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उनसे हमें महफूज रखता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो जमीन के इर्द गिर्द वो वाला रीजन जहां तक जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है, वो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। सिस्मिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थक्वेक है, जलजले जो होते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ स्लिप करती हैं, तो स्लिप करने की वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। वोल्केनोज की बात करें तो चूंकि जमीन का अंदरूनी हिस्सा जो मेल्टन फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये वोल्केनोज की सूरत में जमीन से फटकर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट जानते हैं क्लाइमेट फिजिक्स क्या है। क्लाइमेट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक डायनामिक, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन। इसमें माहौल के तबई अवामिल, फ़ज़ाई हरकत, आबो हवा की तब्दीली और मौसमी हालात का मुताला शामिल है। माहौल के फिजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है एटमॉस्फेरिक डायनामिक, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन। एटमॉस्फेयर की बात करें तो जमीन के इर्द गिर्द जहां तक गैसेस पाई जाती हैं, ये जो गैसेस का गुलाफ है, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जमीन के इर्द गिर्द जो पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक डायनामिक की बात करें तो जमीन के इर्द गिर्द गैसेस की जो मोशन है, या ये मोशन जिन फोर्सेस की वजह से हो रही है, इनका मुताला डायनामिक्स, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स में किया जाता है। या सिंपल वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ एयर मूव्स, और किस तरह हवा के मूव करने से टेम्परेचर और प्रेशर में तब्दीली आती है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये है लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब एक लंबे अरसे के लिए जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं वो रहती हैं। जैसे कि सर्दी है तो सर्दी, गर्मी है फिर खड़ा, फिर बाहर, ये सारे मौसम एक लंबे अरसे तक रहते हैं। जमीन को टेम्परेचर के लिहाज से तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा फ्रिज्ड रहते हैं, जमे हुए जोन है। जोन दूसरे नंबर पर आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, और यहाँ पर भी दोनों साइडों में पाया जाता है टेम्परेट जोन।
और दरमियान में आ जाता है हमारे पास ट्रॉपिकल जोन। चूंकि सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है और ये दरमियान से होता हुआ गुजरता है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है और इन दोनों हिस्सों में थोड़ा सा कम थोड़ी सर्दी पाई जाती है। और जो ये एंड वाले नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पर सूरज की लाइट बहुत कम पहुंचती है या पहुंचती ही नहीं, इस वजह से ये दोनों हिस्से जमे हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर सेंटर से लेकर 30 डिग्री तक इस तरफ और 30 डिग्री तक इस तरफ हमारे पास टेम्परेट जोन है। इसके बाद 60 डिग्री तक हमारे पास टेम्परेट जोन है और 90 डिग्री तक हमारे पास आ जाता है फ्रीज जोन। वेदर कंडीशन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हवा ठंडे इलाके से फ्रीज जोन से ट्रॉपिकल जोन की तरफ बहती है तो ये ट्रॉपिकल जोन भी ठंडा हो जाता है। इसी तरह से जब ट्रॉपिकल जोन से हवा टेम्परेट जोन की तरफ बहती है तो यहाँ पर टेम्परेट जोन पहले की निस्बत थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मतलब वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुख्तसर वक्त के लिए जो मौसम के अंदर तब्दीली आती है उसे हम क्लाइम वेदर कंडीशन कहते हैं। जैसे कि जब बादल बनते हैं तो एक मुख्तसर वक्त के लिए सूरज से आने वाली लाइट रेज जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट जानते हैं जी कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये हिसाबी तकनीकों और पेचीदा मसाइल को हल करने के तरीकों के इस्तेमाल के मुतालिक है। मीन्स के कंप्यूटर को इस्तेमाल करके फिजिक्स के आम तरीकों से हल ना होने वाले मुश्किल और नामुमकिन प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है और साथ ही इसमें एक्सपेरिमेंट के ग्राफ भी ड्रा किए जाते हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स की अगर डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखी जाए तो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स एमआरआई को इस्तेमाल कर रहे हैं या सीटी स्कैन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स की डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल है।